हेलो स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं समकालीन भारत 2 यानी भूगोल, जो कि सामाजिक विज्ञान का ही एक विषय है। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जल संसाधन, और जल संसाधन वाले चैप्टर में हमारी लास्ट क्लास में जो टॉपिक रहा था वो था जल संबंधित आंकड़े, यानी वर्तमान समय में जल की क्या स्थिति है उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना। आज हम उससे आगे के टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। उससे आगे का टॉपिक हमारा है जल दुर्लभता। तो आइए जानते हैं जल दुर्लभता क्या होती है। जल की मांग की तुलना में जल की मात्रा का कम होना जल दुर्लभता कहलाता है। यानी अगर जल की मांग अधिक हो और उसकी तुलना में मांग के अनुसार अगर जल ना हो या जल की कमी हो, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जल दुर्लभता कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल नहीं होता। कभी कभी इसकी पर्याप्तता इतनी भी नहीं होती कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावी रूप से कार्य कर सके। अब यहाँ बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र का और जल का क्या संबंध होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कभी कभी इस जल की यानी जल की पर्याप्तता इतनी नहीं होती कि पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावी रूप से कार्य नहीं करता। इसका मतलब जल और पारिस्थितिक तंत्र एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है इसके बारे में आपने पिछली क्लास में जान लिया होगा या आने वाली कुछ क्लासों में जानेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन करना चाहूँगा। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? इस पृथ्वी पर आप जानते हैं सभी जीवधारी विद्यमान हैं। बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं, निवास करते हैं, और सारे के सारे जीव आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। किसी न किसी पर्पज़ के लिए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे से वो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो उन्हीं सभी जीवों के तंत्र को या जाल को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो यहाँ यह बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि अगर जल नहीं होगा तो पारिस्थितिक तंत्र प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के जो जीव हैं वो जल से ही अपना जीवन यापन करेंगे, जल के प्रभाव से ही उनका जीवन प्रभावी होगा। ठीक है, आगे है जल की कमी मौसम और वार्षिक वर्षा में भिन्नता के कारण होती है। यानी हमारी पृथ्वी पर जो जल की दुर्लभता है, जल की कमी है, उसके लिए कई सारी दशाएं जिम्मेदार होती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी मौसम और वार्षिक वर्षा में भिन्नता, यानी कुछ स्थानों पर वर्षा और मौसम परिवर्तित होता है, वर्षा की मात्रा अधिक या कम न्यून होती है। तो ये भी हमारे जल की दुर्लभता को प्रभावित करता है। अब आता है हमारा जल की कमी के कारण, यानी पृथ्वी पर जो जल कम हो रहा है या जल कम है उसकी कमी के कारण क्या है। तो वर्तमान समय में कई सारे कारण इसके देखने को मिले हैं। आप एक एक करके इनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकांश जल की कमी अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। यानी सबसे पहला जो कारण है यहाँ पर जल की कमी का अत्यधिक प्रयोग है। यानी जल को हम बिना विवेक के अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। जब आवश्यकता होती है तब भी इस्तेमाल करते हैं, और जब आवश्यकता नहीं होती तब भी उसको वेस्ट तरीके से बहा देते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण बन जाता है जल की कमी का। इसके साथ साथ अगला आता है अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल की कमी होती है, क्योंकि घरेलू कार्यों में जनसंख्या की अधिक होने के कारण जल का प्रयोग अधिक हो जाता है। ये मैं समझता हूँ इसका मेन फैक्टर है। मेन कारण ये है, अगर जनसंख्या अधिक होगी तो उसकी वजह से जो जल की मांग है वो बढ़ जाएगी। अब जल की मांग बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है, जल का प्रयोग अधिक मात्रा में होगा, जिसके कारण जो हमारा जल के स्रोत हैं वो जल्दी से खाली हो जाएंगे या समाप्यता की ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यानी अधिक जनसंख्या के कारण भी जल की कमी हो जाती है। अगला है बढ़ती जनसंख्या के भोजन को प्राप्त करने के लिए कृषि को बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी कृषि क्षेत्र भी जल की कमी का प्रमुख कारण बन जाता है। किस प्रकार से? आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा कि जनसंख्या अधिक हो जाती है। जब जनसंख्या अधिक होती है तो उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है, और खाद्यान्न को उपयोग करने के लिए हमें कृषि करने की आवश्यकता होती है। जब कृषि हम करते हैं तो एक बड़े क्षेत्र पर कृषि करने की आवश्यकता पड़ती है, और जब बड़े क्षेत्र पर कृषि करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस बड़े क्षेत्र को सिंचित करने के लिए, सींचने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गई यहाँ पर कि जब कृषि अधिक मात्रा में होगी, अधिक मात्रा में क्यों होगी? जनसंख्या अधिक होगी, विकास की ओर बढ़ रहे हैं हम, तो
जल के अधिक उपयोग होगा, जिस कारण जल की कमी हमें आगे देखने को मिलेगी। तो जल की कमी का ये प्रमुख कारण है। इसके साथ साथ ये एक डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं, जिसके माध्यम से जल की कमी प्रभावित होती है, जल की कमी देखने को मिलती है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें एक टोंटी लगी है, टंकी लगी है और नीचे बाल्टी रखी है, लेकिन बाल्टी भर जाने के बाद भी जल अधिक मात्रा में उससे निकल करके नीचे वेस्ट हो जा रहा है। तो ये प्रमुख कारण हो सकता है या होता है जल की कमी का। तो एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये रूप हमें ग्रामेटिकल वेज पर भी, यानी रूरल एरिया में भी, और हमारा जो सिटी या शहर वाले क्षेत्र है वहाँ देखने को मिल सकता है। लोग इस प्रकार से जल को यूज करते हैं, इस प्रकार से बहा देते हैं, जिसकी वजह से हमें जल की कमी की सामना करना पड़ता है। जनसंख्या की हमने बात की थी, अधिक जनसंख्या यहाँ देखने को मिल रही है आपको, ये भी प्रमुख कारण होता है। अगर यहाँ पर 2 लोग कुएँ से पानी खींचते तो संभवतः कम पानी निकाला जाता, लेकिन यहाँ अगर हज़ारों की संख्या में लोग पानी निकालेंगे तो जल या पानी या जल निकालेंगे तो अधिक मात्रा में निकाला जाएगा, यानी कि जितनी जनसंख्या अधिक होगी उसका प्रभाव जल के स्रोत पर पड़ेगा, क्योंकि वो अधिक होने की वजह से जल का उपयोग भी अधिक हो जाएगा। हम इसमें औद्योगिकरण की बात भी कर सकते हैं। हालांकि हमने जो पॉइंट्स हैं उनमें औद्योगिकरण की बात नहीं की है, लेकिन आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकास की ओर बढ़ते हुए हम औद्योगिकरण कर रहे हैं। तो औद्योगिकरण की वजह से भी हमारा जल कहीं ना कहीं वेस्ट चला जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जल का बहुत सारे उद्योगों में विभिन्न प्रकार के द्रव्य पदार्थ बनाने में या मशीनों को ठंडा करने में या विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाने में यूज किया जाता है। और वो जो यूज करते हैं वो उस जल को यूज करते हैं जो हमारे पीने योग्य होता है। उसी को यूज करने के बाद वो वेस्ट करके नालों में, नदी नालों में गंदा करके उसको बहा देते हैं। इसकी वजह से भी हमारा जल की कमी देखने को मिलती है। अब हम बात कर सकते हैं कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र का उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं। जितना बड़ा कृषि क्षेत्र होगा उतने अधिक जल की मात्रा उतने अधिक जल की आवश्यकता हमें होगी, जिसकी वजह से हमारा जल जो जहाँ से जिस स्रोत से जल प्राप्त कर रहे हैं उस स्रोत पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। ये पॉइंट सारे दे रखे हों। देखिए, बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण जल की कमी के लिए जिम्मेदार हैं। आप अभी जैसे हमने डिस्क्रिप्शन किया यहाँ पर। इस पर अगला है जल प्रदूषण भी जल की कमी का मुख्य कारण। किस प्रकार से हमने बात की थी कि फैक्ट्रीज़ के अंदर से हम जो स्वच्छ जल है उसको उपयोग करते हैं, लेकिन उसको गंदा करके उसको प्रदूषित करके बाहर निकाल देते हैं और उसी जल को फिर हम अच्छे जल के स्रोत में मिला देते हैं, तो वो भी प्रदूषित हो जाता है, जो हमारे पीने योग्य, उपयोग करने योग्य नहीं रहता। तो इसकी जल प्रदूषण भी इस प्रकार से जल की कमी का प्रमुख कारण बन जाता है। अब हम बात करेंगे जल संरक्षण अथवा जल प्रबंधन की। जल का इस प्रकार से प्रयोग में लाना कि वह वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति भी करता रहे तथा वर्तमान समय के लिए उपयोगी बना रहे, जल संरक्षण कहलाता है। जल की कमी को कम करने के लिए प्राचीन समय में जल को अनेक प्रकार से संरक्षित किया जाता था। इसी प्रकार आधुनिक समय में भी इस समस्या को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जल की समस्या को कम करने के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजना भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। अब बात करेंगे जल संरक्षण के उपायों की। तो जल संरक्षण के कई सारे उपाय हम अपना सकते हैं। सबसे पहला है जल को आवश्यकता अनुसार यूज करें। पहला पॉइंट, जितनी आवश्यकता हो जल को उतनी ही यूज में लाएँ। जैसे अभी हमने देखा था, टंकी खोली थी, बाल्टी भर गई थी, लेकिन फिर भी जल वेस्ट जा रहा था। इस प्रकार हम बात कर सकते हैं ब्रश करते समय या मंजन करते समय हम टंकी को बंद रखें। अधिकतर क्षेत्रों में देखा जाता है कि लोग या जो मनुष्य हैं अपने वॉश बेसिन पर, या हम कहेंगे जहाँ पर हैंड वॉश करते हैं वहाँ जाते हैं और टंकी खोलते हैं और ब्रश करने लग जाते हैं, जबकि टंकी कंटिन्यू चलती रहती है। तो हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान न करके जल को बचाना होगा। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। नहाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करें। कभी कभी देखा जाता है रूरल एरिया में देखा जाता है कि समरसेबल से जो पाइप आता है उस पाइप के माध्यम से ही लोग नहाते हैं, जिससे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इसको भी ध्यान रखना है। इस प्रकार है टैंक भर जाने पर समरसेबल की मोटर को बंद कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कभी कभी देखा जाता है कि हमने जो समरसेबल का टैंक जो भरते हैं छत के ऊपर रखा होता है, उसको हम भरते हैं, मोटर ऑन कर देते हैं और टैंक भर जाने के बाद भी मोटर कंटिन्यू चलती रहती है, जिससे जो पानी खींचती रहती है, जो पानी वेस्ट जाता है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा।
टैंक भर जाने के लिए हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सेंसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो टैंक भरने से पहले ही हमें सूचना दे दे या निर्देशित कर दे, जिससे हम मोटर को बंद कर सकें। इसके साथ साथ पशुओं को नहलाने के लिए या अपने किसी वाहन को धोने के लिए भी हम बाल्टी का इस्तेमाल करें। अधिकतर क्षेत्रों में देखा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से, समरसेबल के डायरेक्ट पाइप के माध्यम से हम पशुओं को नहलाते हैं या अपने वाहन को धोने का प्रयास करते हैं, तो उससे भी बहुत अधिक मात्रा में पानी वेस्ट हो जाता है। आगे है, वर्षा के जल को एकत्र करके पशु आदि को नहलाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही सर्वोत्तम उपाय रहेगा कि वर्षा का जो जल होता है, वर्षा होती है, उसको किसी न किसी माध्यम से हम स्टोर करें और उस पानी को हम विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं, पशुओं को नहलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वाहन आदि को धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा था कि भारत सरकार द्वारा बहुत प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से एक योजना आती है हमारी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, जो हमारे जल को संरक्षित करने, जल प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। ऐसी परियोजनाएं या योजनाएं जिनका क्रियान्वयन एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना को स्वतंत्र भारत के पश्चात सुचारू रूप से शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन विकसित करना है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते कृषि और, एक डायग्राम है पहले, इससे पहले यहाँ पर देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था सामान्य वित्त रूप से विकास करेंगी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से। ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता से पहले भी, यानी स्वतंत्रता से पूर्व भी, भारत में विभिन्न शासकों द्वारा जल संरक्षण के कार्य किए गए थे। यानी हम बात कर सकते हैं कि जल संरक्षण के जो कार्य हैं वर्तमान समय में नहीं किए जा रहे। इससे पहले भी जो प्राचीन समय हमारा रहा है, इतिहास का समय हमारा रहा है, उस समय में भी कुछ शासकों द्वारा जल को संरक्षित करने के इंतजाम किए गए थे। उसके कुछ साक्ष्य भी हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था। आगे है, कलिंग ओडिशा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश कहेंगे, बेन्नूर कर्नाटक में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भोपाल में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यानी 11वीं शताब्दी में भी सबसे बड़ी कृत्रिम झील बना दी गई थी, जो जल को संरक्षित करती है। इसके साथ साथ 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र की जल सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। तो कुछ ये हमारे साक्ष्य हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास को बयां करते हैं और जो जल संरक्षण के प्रक्रिया को बताते हैं। अब हमारा आता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हालांकि बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उनमें से कुछ को हमने यहाँ पे हाईलाइट्स किया है। जैसे सबसे पहला है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये प्रक्रिया आप देख सकते हैं, जल को स्टोर करेंगे, फिर टरबाइन पे गिराएंगे, जिससे हमारी विद्युत का उत्पादन होता है। इसी प्रकार बात करते हैं, हमारा मृदा संरक्षण है। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं बाढ़ नियंत्रण है। आगे हमारा आता है वृक्षारोपण, आगे आता है हमारा मत्स्य पालन और आता है हमारा जल परिवहन तथा हमारा पर्यटन। मत्स्य पालन के बारे में आप बात कर सकते हैं, यानी जल को स्टोर करके मत्स्य पालन किया जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं जल परिवहन। जल परिवहन यानी छोटी नौकाएं, बोट या बड़े जहाज़ों को चला करके हम परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जल को परिवहन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये हम बात कर सकते हैं परिवहन के रूप में। आगे हमारा पर्यटन, यानी कुछ क्षेत्रों में जो जल संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पर हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विकास किया है। कुछ ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो आकर्षण का केंद्र हैं, बहुत ही सुंदर हैं, जिनके माध्यम से हमारे पर्यटन क्षेत्र का विकास हुआ है। तो पर्यटन के माध्यम से भी हम विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, ये हमने अभी जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम आगे के कुछ टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सारे नोट्स बनाते रहिएगा। जहाँ पर कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।